आज मैं कहानी लेकर आई हूँ मेरी मौत के बाद। एक जोरदार प्रहार के साथ घर के आईने को तोड़ते हुए मैं जोर से चिल्लाते हुए बोला, पागल हो गया है तू? कम से कम तू तो मुझे देख। एक आईना ही तो होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता, और तेरे भी नखरे हो रहे हैं। पूनम भागते हुए आई और टूटे हुए शीशे को हैरानी से देखते हुए मम्मी को आवाज़ लगाते हुए बोली, माँ कोई भी नहीं है कमरे में, और ये शीशा पता नहीं कैसे टूट गया। बिल्ली होगी कोई, बेड के नीचे छिप गई होगी, ध्यान से देख। मम्मी ने अंदर से आवाज़ दी। पूनम ने बिल्ली का नाम सुना तो ऐसे डर के भागी कि मुझे हंसी ही आने लगी। मैं उसके पीछे भागते हुए गया। अरे नहीं है बिल्ली, कहाँ भाग रही है? पूनम भागते भागते रुक गई और अजीब सहूलियत के साथ पीछे मुड़कर देखा, जैसे सब कुछ सुन लिया होगा। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कोई तो है जो मुझे सुन पा रहा है। पूनम, मैं हूँ तुम्हारा धनुष, कहते हुए मैं पूनम की तरफ गया। पूनम मेरे लिए नहीं रुकी थी। दरवाजे पर उसकी चुन्नी फंस गई थी। वो अब वापस दरवाजे के पास आने में आलस करते हुए कुंडे में फंसे दुपट्टे को दूर से ही झटका देकर निकालने की कोशिश करने लगी। मैंने दरवाजे के पास जाकर धीरे से उस दुपट्टे को दरवाजे से निकाला और धीरे धीरे उसके पास ले जाने लगा, लेकिन उसने मेरे पास पहुंचने का इंतजार बिना किए किचन की तरफ दौड़ लगा दी। मैं भी दुपट्टे का दूसरा छोर पकड़े उसके पीछे पीछे भागने लगा। पूनम और उसकी लहराती चुनरी किचन में माँ के पास पहुंची। तेज भागने की वजह से किचन में भी ब्रेक नहीं लगा और माँ से जा टकराई। मैंने अपना माथा ठोका। अब तो खाएगी ये डांट, बावली लड़की है ये तो। भला बिल्ली से कौन डरता है? क्या हो गया है तुझे? क्यों भाग रही है? बिल्ली ही होगी, बाघ तो है नहीं, माँ ने कहा और अपनी बहू को संभालते हुए हंसने लगी। पूरा शीशा टूट गया है, पता नहीं कैसे। जरूरी थोड़ी बिल्ली होगी, पूनम बोली। तू फौजी की बीवी होकर इतनी डरपोक क्यों है? छिपकली, कॉकरोच और चूहे तू जैसे कोई आतंकवादी है तेरे लिए, और कारतूस लेकर तेरे पीछे भाग रहे होंगे। आज आएगा धनुष तो बोल देना कि पहले घर के आतंकवादियों का सफाया करो, बॉर्डर के तो करते ही रहते हो, माँ बोली। पूनम भी हल्की मुस्कुराहट के साथ चूल्हे में चढ़ाई खीर को चमचे से हिलाने लगी। कितनी खुशी है दोनों में मेरे आने की, और मैं सुबह से थक गया दोनों को ये बताते बताते कि मैं आ गया हूँ। कब से तो आगे पीछे घूम रहा इनके, लेकिन नहीं, इनको मुझसे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए पकवान बनाने से मतलब है। तू इसको मत हिला, जाकर फोन कर धनुष को। कल रात को हुई थी बात तो बोल रहा था सुबह 8 बजे तक आ जाऊंगा, नाश्ता तैयार रखना। 8:45 बज गए हैं, माँ ने कहा। सुबह से 4 बार कर लिया फोन, लेकिन वो नहीं उठा रहे हैं। मेरे तो गुड मॉर्निंग का भी जवाब नहीं दिया। आने दो उसको, आज मैं तो बात भी नहीं करूंगी, पूनम ने कहा। सोया होगा गाड़ी में, जाम लगा होगा, जानबूझकर थोड़ी इग्नोर करेगा। तू एक बार और करके देख, जा मेरे फ़ोन से कर ले, माँ ने कहा। पूनम ने फ्रिज के ऊपर से माँ का फ़ोन उठाया और मेरा नंबर डायल करते हुए मिलाने लगी। मैं मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि पूनम को मेरा नंबर याद रहता है। वो अपने फ़ोन से भी मुझे नंबर डायल करके फ़ोन करती है, जबकि नंबर सेव रहता है और कॉल हिस्ट्री में भी पहले या दूसरे नंबर पे रहता है। फिर भी आदत से मजबूर। घंटी जा रही है लेकिन उठा नहीं रहे। घंटी की आवाज़ सुनकर मैंने जेब को टटोला तो मेरे जेब में फ़ोन नहीं था। संदेशे आते हैं वाले गाने की सीटी मुझे बहुत पसंद है कि मैंने रिंगटोन पर वही लगाया था। शायद मेरे फौजी होना भी एक कारण था और उस गाने से मुझे बहुत लगाव था। फ़ोन की रिंगटोन की आवाज़ गूंज रही थी एक सुनसान जंगल में। मोबाइल ज़मीन पर हल्की धूप घास में ओस की बूंदों को ओढ़े हुए वाइब्रेट कर रही थी, और उसके थोड़ी ही दूर पर एक गाड़ी का एक दरवाज़ा जला हुआ था और कांच के काले टुकड़े थे, और पास ही एक गाड़ी के पहिए में अब तक आग लगी रही थी। रिंगटोन की आवाज़ कानों में गूंज रही थी क्योंकि मैं अभी मोबाइल के पास जा चुका था। मोबाइल के पास जलती हुई गाड़ी और झाड़ियों में फंसी हुई कुछ लाशों को देखकर मैं हैरान था। मोबाइल के पास जाकर देखा तो मेरी माँ का फ़ोन आ रहा था, और मैं जानता था मेरी पत्नी पूनम कर रही है। उन्हीं लाशों में खुद को देखकर मैं जाहिर से चिल्लाया, नहीं। मेरी नहीं बोलने की आवाज़ पूरे इलाके में गूंजी थी, वो भी सिर्फ मेरे लिए। मैं चारों तरफ गर्दन घुमाते हुए धीरे से खुद की लाश के पास गया और उससे उठाने लगा। उसके सीने को
मलने लगा ताकि श्वास वापस आ जाए, लेकिन यह संभव कार्य था। मैं हिम्मत हार चुका था। एक तरफ पूनम और माँ दोनों को मेरा इंतजार था और दूसरी तरफ मेरी गाड़ी का ब्लास्ट हो चुका था। मेरी तो नहीं, लेकिन सरकारी गाड़ी थी जिसमें मैं और मेरे 5-6 और साथी थे। शायद गाड़ी सड़क के नीचे गिर गई थी। मैं रात के उस वक्त को याद करने लगा जब हम एक साथ बॉर्डर के पास लगे कैंप से अपनी छुट्टी अप्रूव करा के लौट रहे थे। सारे भाई लोग भी उतने ही खुश थे जितने हम 7 लोग जिन्हें छुट्टी मिली थी। धनुष, यार हमारा मन नहीं लगेगा तेरे बिना। रात को कंबल कुटाई किसकी करेंगे? राहुल ने शरारती अंदाज में कहा। राहुल मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड था और परेशान भी सबसे ज़्यादा मुझे करता था। जब वो परेशान करता था तब मुझे ऐसा लगता था जैसे वो दोस्ती के नाम पर एक बस मजाक उड़ाता है मेरा। मैं बहुत बार उससे हमेशा के लिए झगड़ा कर दोस्ती से छुट्टी लेने की सोच लेता था। तंग आकर उसकी बात बात पर छेड़ना और बाकी लोगों के साथ मिलकर मेरी खिल्ली उड़ाना मुझे पसंद नहीं था। लेकिन हर मुसीबत में जब वो मेरा साथ देता तो मुझे यकीन हो जाता कि वो बस मजाक करके सबको हंसाता है, दोस्ती भी तो निभाता है। उस दिन जब 4 आतंकवादियों ने कैंप पर हमला किया तो बाकी सब लड़ते लड़ते वहां से निकलकर दूसरी तरफ भाग चुके थे, लेकिन राहुल तब तक दीवार लांघकर नहीं गया जब तक मैं फंसा हुआ था, जबकि वो ही सबसे फुर्तीला था। उसने पहले मुझे दीवार लंघाया, उसके बाद खुद लंबी छलांग लगाई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि राहुल ही मेरा अच्छा दोस्त है। कल शाम को हंसते हंसते राहुल ने मुझे विदा किया और खिल्ली उड़ाते हुए कहा, अब तो कुछ दिन अपनी बीवी के पल्लू में बंधे रहना, जिसे परसों मैंने आई लव यू बोला था। सब लोग हैरानी से राहुल की तरफ देखने लगे तो मैंने हंसते हुए सारी बात बताई। मेरे फ़ोन से मैसेज भेजा था पूनम को, इसने मेरा झगड़ा हुआ था, मैंने इसे बताया था, तो पता नहीं कब इसने ऐसी हरकत कर दी। कमीना है ये दोस्त। सब लोग हंसने लगे। हम गाड़ी से थोड़ी दूर ही गए थे कि राहुल का सेंड इमोजी के साथ मैसेज आ गया, आई मिस यू यार। मैंने स्माइली फेस भेजते हुए उसका मजाक उड़ाया क्योंकि मुझे पता था वो यहाँ भी कोई गेम खेलेगा। गाड़ी निकल पड़ी पिंजौरी की तरफ। पंजाब बॉर्डर से होते हिमाचल की तरफ जाना था क्योंकि सब लोगों को छोड़ते हुए जाना था। मैंने गाड़ी के लास्ट वाले सबसे बड़े सीट पर कब्जा किया और पेट के बल लेटकर कोहनी का सारा भार देते हुए मोबाइल हाथ में ले लिया। पूनम को मैसेज करते हुए लिखा, अब तो खुश होना, मैं छुट्टी लेकर आ रहा हूँ, वो भी पूरे 1 महीने की। साथ में मैंने लास्ट सीट पर लेटे हुए एक सेल्फी ली और पूनम को सेंड कर दिया। जब भी पूनम को यकीन नहीं आया क्योंकि उसके साथ अक्सर ऐसी ठिठोली करता रहता था। पुरानी फ़ोटो भेजकर उसने तुरंत वीडियो कॉल कर दिया। तब मेरे पास हेडफोन नहीं था तो मैंने फ़ोन काटते हुए पहले बैग से हेडफोन निकाला और उसके बाद दोबारा कॉल लगाने लगा तो पूनम का मैसेज आ गया, मुझे पता है आप आ रहे हो। वीडियो कॉल कर रही थी लेकिन अब माँ के साथ मार्केट जाने लग गई। शाम को कर लूँगी, टाइम मिलेगा तो। नहीं भी किया तो कल तो आप आ ही रह जाओगे। पूनम का मैसेज देखने के बाद मैंने कॉल बैक नहीं किया, माँ को कॉल कर दिया। हेलो, प्रणाम माँ, मैं बैठ गया हूँ गाड़ी में, थोड़ा ध्यान से आना। ठीक है, माँ ने कहा। लेकिन आपको कैसे? मैं कुछ कहता कि माँ दोबारा बोलने लगी, मुझे बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि तेरे से मुलाकात होने वाली है और जब बहू ने खुश होकर बताया कि धनुष आ रहा है तो मैं समझ गई कि मेरा उस दिन का सपना जरूर पूरा होगा। 2-4 दिन पहले ही सपने में तू आया था घर। सपने तो मुझे भी आते हैं मम्मी, लेकिन बहुत अजीब ऐसे सपने कि मैं किसी को बताऊं भी तो कैसे। अजीब तरह से शुरू होते हैं, अजीब तरह से खत्म। मैंने कहा, तू तो बचपन से अजीब सपने देखता है, तेरे सपनों पर तो किताब भी लिखी जा सकती है। अभी वो सब छोड़, तू ये बता कि नाश्ता क्या करेगा कल सुबह। माँ ने कहा, ऐसा मत पूछो, आप तो पकाते हो, वो स्पेशल होता है, कुछ भी पका लेना, मैं 8 बजे तक पहुँच जाऊँगा। मैंने कहा, माँ की मार्केटिंग जाना था तो जल्दी फ़ोन काट दिया। रास्ते में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत आती है, नेट भी नहीं चल रहा था। मैंने मोबाइल में गाने चलाकर सोना ही बेहतर समझा। मेरी एक और ख़ास बात थी जिससे मेरा कारण मजाक भी बनाते थे दोस्त।
वो ख़ास बात ये थी कि मुझे जहाँ आंखें बंद करते 5 मिनट रह लिए वहीं नींद आ जाती थी। कभी कुर्सी पे, कभी किसी पत्थर पे, कभी कभी कैंप के अंदर चटाई बिछाकर ही सो जाता था। इतनी प्यारी नींद थी कि इंतजार करती आंखें मूंदने का। गाना सुनते सुनते ही मुझे गाड़ी में नींद आ गई। उस नींद में के बाद का मुझे कुछ याद नहीं। मैं घर चला गया तो मुझे कोई देख नहीं पा रहा था। मैंने घर का शीशा तक इसलिए तोड़ दिया क्योंकि उसमें मेरी परछाई भी नहीं दिख रही थी। पूनम ने भी नहीं देखा, ना ही माँ ने। जब पूनम ने माँ के फ़ोन पर फ़ोन किया तो मैंने पाया कि मैं तो किसी जंगल में बेसुध पड़ा हूँ। फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे और मैं अपने चारों तरफ जल रहे गाड़ी के पुर्जे और साथियों की लाश को देख रहा था। एक अजीब सा डर मेरे मन में था क्योंकि मुझे अभी अभी पता लगा कि वो शीशे में मेरी नहीं दिखने की वजह क्या थी। पूनम ने क्यों मुझे नहीं देखा, क्यों माँ ने मुझे महसूस नहीं किया। मुझे सब मालूम हो चुका था। इस सब का कारण था कि मैं मर चुका था, लेकिन मेरी आत्मा को सिर्फ घर जाने की बेचैनी थी, इसलिए वो शरीर को छोड़कर घर चली गई। अब मैं घुटनों के बल अपने गिरे पड़े मोबाइल की तरफ गया। झाड़ियाँ इतनी थी कि कोई ठीक से तनकर चल भी नहीं सकता था। जैसे ही मैं मोबाइल को पकड़ने लगा तो मोबाइल के पास किसी का पैर नजर आया। मैंने पैर को देखते हुए ऊपर की तरफ गर्दन उठाई तो एक लड़खड़ाता हुआ फौजी को अपने सामने पाया, जिसने वो मोबाइल उठाया और आने वाली कॉल को डिस्कनेक्ट करके एक हेल्पलाइन नंबर डायल कर लिया। अमृतसर टू हिमाचल पलट गई है और गाड़ी के सारे जवान मौत के घाट उतर गए हैं। मैं ही बच गया क्योंकि जब गाड़ी पर आतंकवादियों ने हमला हुआ था तब मैं गाड़ी में नहीं था, पर गाड़ी इलेक्ट्रिक कारतूस से हमला करके उसका बैलेंस बिगाड़ दिया गया और पलटते हुए गाड़ी गोलियां चलाई गई। मैं बहुत मुश्किल से सभी फौजी भाइयों की लाश तक पहुंचा हूं। ओके, हम करते हैं कुछ, कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अरे ये तो रघु, मैंने खुद से कहा और झाड़ी को हटाते हुए रघु के पास गया। रघु से मैं कुछ कहता कि एक बार फिर पूनम का कॉल आया। रघु ने नाम पढ़ा और कहा, क्या कहूँ मैं पूनम भाभी को, कैसे उठाऊँ फ़ोन? अरे उठा लेना, प्लीज़ उठा ले और बोल दे कि धनुष आ रहा है, उसे बोल देना। मैं कह ही रहा था कि रघु भी बोल पड़ा, मुझ में नहीं हिम्मत, लेकिन धनुष जाएगा, धनुष घर तो जाएगा ही। वो पूरे शान से तिरंगा उसका कफन होगा, तिरंगा में लिपटा धनुष घर पहुंचेगा। उसने पहले पहुंच चुकी होगी उसकी कहानी। जिस तरह उसने इन 8 साल में आतंकियों को जीना हराम किया था, घुसपैठियों को उसके कैंप में घुसकर मारने का खिताब भी तो धनुष ने हासिल किया है। यही नहीं, धनुष ने अकेले 8 आतंकवादियों से लड़कर सुपर हीरो की उपाधि तो हासिल की है। उस दिन को कैसे देश भूल जाएगा जब 4 जवानों को शहीद करने वाले आतंकवादियों ने धनुष को किडनैप करके पूरे देश को चुनौती दी थी और अपनी शर्त मंजूर करने के लिए धमकियां दे रहे थे। धनुष ने ही उस शर्त को ना मानने को कहा था, लेकिन सरकार ने अपने जवान के लिए शर्त मंजूर कर ली थी, तो धनुष ने उन सभी आतंकवादियों के साथ उनके शर्तों का भी नामो निशान मिटा दिया था। रघु अकेले आंखों में पानी लिए अब मेरी तारीफ किए जा रहा था। अरे बस कर मेरे भाई, रो मत, तुम मेरे लिए रोते हो और मुझे फिक्र उस माँ की है जिसने कल शाम को भी ठीक से खाना नहीं खाया होगा, ये सोचकर कि कल सुबह अपने बेटे के साथ खाऊंगी। और मेरी बीवी पूनम कितनी बदनसीब है, वो उसे तो प्यार से गले भी साल में एक बार लगाता हूँ, वो भी इंतजार कर रही होगी कि मैं आऊँगा तो पहले ढेर सारी शिकायतें करेगी और उसके बाद अपने दिल की बात बताएगी। मैं फिर से उसका हाथ पकड़कर उंगली से उसे घुमाते हुए किसी हिंदी पुराने जमाने के गाने में झूमूंगा, जैसे हर बार झूमते थे। आखिर उसे भी गर्व होगा कि उसका फौजी पति छुट्टी लेकर आया है, जिसे वो सुबह शाम याद करती है। बहुत सारे अरमानों पर पानी फिर चुका था। मैं भी ठहर गया और रघु भी अभी वहीं रुका था। उसने फ़ोन तो नहीं उठाया, लेकिन अब वो अपने ही मोबाइल पर फ़ोन करने लगा क्योंकि उसका मोबाइल खो चुका था। उसे उम्मीद थी कि यहीं कहीं गिरा होगा। सूरज की शुरुआती किरण अब झाड़ियों से छनते हुए हमारी तरफ आने लगी और झाड़ियों की ओस को कोहरा बनाकर आने लगी। रघु हमारी लाशों के पास ही बैठ गया और इंतजार करने लगा कि उसकी मदद के लिए टीम आएगी। और अब जान चुका था कि मैं मर गया, इसलिए अभी इन झाड़ियों से ज़्यादा ज़रूरी था घर जाना, ये देखना कि कहीं उन तक खबर तो नहीं पहुंच गई। घर गया तो अभी भी वहाँ कुछ नहीं पता था
वो लोग टेंशन में जरूर थे कि 9:15 बज गए हैं, लेकिन मैं घर नहीं आया, ना ही फ़ोन उठा रहा था। तेरे पास किसी उसके दोस्त का नंबर होगा, किसी को फ़ोन करके पूछ, माँ ने कहा। पूनम से कहा, एक ही का नंबर है, राहुल का, लेकिन वो साथ नहीं आया। मैंने किया था उसको फ़ोन, पूनम ने कहा। एक बार और करके पूछ ले, वो धनुष के अलावा और किसी को फ़ोन करके पूछ लेगा, माँ बोली। माँ की जिद को देखते हुए पूनम ने फिर से राहुल को फ़ोन किया। इस बीच राहुल की रघु से बात हो चुकी थी और मेरे फ़ोन से इसलिए राहुल सब जानता था। एक झिझक के साथ राहुल ने फ़ोन उठाया। हेलो भैया, आपकी हुई बात उनसे? पूनम ने कहा। राहुल ने के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। उसने कांपती रोती सी आवाज़ में कहा, भाभी आप टीवी खोल लो। कहते हुए राहुल ने फ़ोन काट दिया। टीवी खोल लो सुनते ही पूनम सन्न पड़ गई। एक तरफ राहुल की दर्द भरी आवाज़ और ऊपर से उसने कुछ बताया भी नहीं। पूनम की हिम्मत ही नहीं हुई टीवी खोलने की। फिर भी वो आगे गई और टीवी खोलते हुए सोफे पर बैठ गई। पूनम को शांत देखकर माँ की चीख निकल आई। सुबह सुबह शीशे का टूटना पहले ही अशुभ हुआ था, ऊपर से उसकी दाईं आंख सुबह से फड़क रही थी, जिसे वो सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रही थी क्योंकि हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचना चाहिए। टीवी में समाचार इस प्रकार थे, सुपर हीरो धनुष और उसके साथी हुए आतंकवादियों के घोड़े का शिकार। कुछ दिन पहले धनुष के दिए कारनामों से डरे हुए आतंकवादियों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर पलटवार। देश को फिर से हुआ। 6 जवानों को खोने का नुकसान। फिर से भारत माता ने 6 पुत्र अब हमेशा के लिए सो गए अपनी माँ की गोद में। 6 शहीद जवानों को पूरा देश देगा भावभीनी श्रद्धांजलि। शहीद जवान धनुष की जगह उसकी माँ निर्जला देवी को किया जाएगा सम्मानित। समाचार देखते देखते पूनम बेहोश हो गई और माँ की आंखों से आंसू बहते हुए टीवी पर नजर गड़ाए ना कुछ देख रही थी ना कुछ सुन रही थी, क्योंकि जो उससे सुनना था उसके अलावा उसके सुनने लायक कोई बात ही नहीं थी दुनिया में। समाचार के शौकीन पड़ोसी लोग भी खबर सुनकर हमारे घर आने लगे थे। टिप टिप टिंग टिंग एक गाड़ी हॉर्न देकर लगातार चल रही थी और मोबाइल जो बार बार रिंग हो रहा था। बस की सीट के नीचे से की तरफ लटका हेडफोन और बैग के ऊपर रखा हुआ सिर, सब बस के इमोशन चलने से उत्पन्न कंपन से कांप रहे थे और पसीने से भरा हुआ धनुष आंखों में आंसू बहा रहा था। फिर अचानक एक तेज ब्रेक से धनुष सीट से नीचे फिसल गया। बेइज्जती के डर से एकदम उठा और देखने लगा कि किसी ने उसे गिरते हुए देखा तो नहीं, वरना फिर से खिल्ली उड़ाने लगेंगी। शुक्र है सब मजे से सो रहे थे, बस ड्राइवर जगा हुआ था। खिड़की के बाहर झांकते हुए उबासी लेकर धनुष झट से बैठ गया। हे प्रभु, ये सुपर हीरो बनने के सपने क्यों इतने तंग करते हैं मुझे। अपने फौजी साथी तो मुझे पीछे रखते हैं, फिर इतने सारे आतंकवादियों को उसने कैंप में जाकर कैसे मारा मैंने, और मैं खुद भी तो मरा। बेकार, आज वाला सपना तो बिल्कुल ही बेकार था। कहते हुए धनुष ने हेडफोन कान में डालते हुए पूनम को फ़ोन किया। हेलो, उठ गई या सो रही हो अभी? नींद ही किसे आई पता नहीं, जब आपके आना होता है तो नींद कहाँ गायब हो जाती है, पूनम ने कहा। अरे लेकिन अभी तो सुबह के 5 बज रहे हैं, पूरे 3 घंटे हैं मेरे पास आने में, और बस की रफ्तार जैसी है उस हिसाब से तो 4 घंटे भी लग सकते हैं, धनुष ने कहा। अब आपके लिए नाश्ता भी तो पकाना है, मम्मी तो सुबह से ही किचन में खटपट करने लगी हैं, शायद कुछ स्पेशल बनाएंगी आज, पूनम ने कहा। चलो आराम से बनाओ, मैं भी आराम से आ रहा हूँ, और हाँ, घर आकर तुम्हें आज वाला सपना बताऊँगा। आज तो सपना मेरा इतना खतरनाक था कि जब उठा तो पूरी आंखें भीगी थी, धनुष ने कहा। ऐसा भी क्या देख लिया? चलो घर आकर बताना, मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ, पूनम ने कहा। ओके बाय, धनुष ने कहा और फिर फ़ोन काट के आंखें बंद कर ली। बाकी सारे साथी सो रहे थे। अब धनुष ने नींद नहीं आ रही थी, वो अब अजीब सपने के बारे में सोच रहा था। माँ सही कहती है, मेरे सपनों पर बुक लिखी जा सकती है। एक बार फौजी से रिटायर हो जाऊं, फिर लिखूंगा अपने सारे सपनों को। कहते हुए धनुष सोने की कोशिश करने लगा। बस के झटके और सफ़र साथ में फिर से एक नया सपना। धनुष की लाइफ तो नींद और सपनों से ही उलझी गई थी। अभी तक के सपने में वो एक सुपर हीरो था, अब नींद में देखेगा
तो वो हमेशा सुपर हीरो सपने में ही रहेगा। असल ज़िंदगी में सुपर हीरो बनने के लिए खुली आंखों से सपने देखने पड़ते हैं और मेहनत करनी पड़ती है। खैर, धनुष को मेहनत करना पसंद था, लेकिन सिर्फ सपनों में। इसलिए तो वो बिना मेहनत के जहाँ आंखें बंद करता वहीं सो जाता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।